नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बिलग्राम वाल्व डायग्राम के बारे में। इससे पहले हम डी स्लाइड वाल्व की जो वर्किंग है वो हम समझ चुके हैं। एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए ये वाल्व डायग्राम जो है ड्रा की जाती है, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इस वाल्व डायग्राम को। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो होता है ये होता है डी स्लाइड वाल्व, ये हो गया डी स्लाइड वाल्व, और ये एक्सेंट्रिक रोड से कनेक्टेड होता है। ये एक्सेंट्रिक रोड है और ये एक्सेंट्रिक है। ये क्रैंक शाफ्ट होती है। यहाँ पर ये जो है ये क्रैंक होती है। ये पिस्टन रोड है और ये पिस्टन है। यहाँ पर ये पोर्ट होते हैं जिसको हम P1 और P2 बोलते हैं, जहाँ से स्टीम एंटर और एग्जॉस्ट होती है। और यहाँ पर ये जो है बाहर वाला पोर्शन, इसको हम S से डिनोट करते हैं, जिसको हम स्टीम लैब बोलते हैं। और इनसाइड वाला पोर्शन इसको E से डिनोट करते हैं, जिसको एग्जॉस्ट लैब बोलते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 4 तरह की प्रोसेसेस होती हैं। एडमिशन, जहाँ पर स्टीम इन होती है। कट ऑफ, जहाँ पे स्टीम को कट ऑफ किया जाता है। रिलीज, जहाँ पर उसको एग्जॉस्ट किया जाता है। कंप्रेशन, जहाँ पर यहाँ पर कुछ स्टीम बची होती है और उसका कंप्रेशन होता है। तो चलिए ये वाल्व डायग्राम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये जो लाइन होगी आप इसको बोलेंगे ए बी लाइन। और ये किसके बराबर होगी? वाल्व जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बराबर ये आपको लाइन लगा लेनी है। ये पहले भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये लगाएंगे। तो सुटेबल स्केल आपको चूज कर लेना है। तो वाल्व ट्रेवल जो है उसको जो है आपको मापना है, और एक सुटेबल स्केल पर आपको ए बी लाइन लगा लेनी है, या आपको दिया है तो एक सुटेबल स्केल पर आप इसको लगा लेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि जो वाल्व ट्रेवल है इस तरह से हम उसको दिखाते थे, और इस तरह से जो क्रैंक है वो उसकी रोटेशन को दिखाते थे। तो यहाँ पर जो वाल्व ट्रेवल है ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाल्व ट्रेवल है। और यहाँ से लेकर अगर हम देखें यहाँ तक, जो बड़े वाला सर्कल है हाफ, ये पिस्टन स्ट्रोक होता है। और ये हमारा वाल्व ट्रेवल है, क्योंकि जो एक्सेंट्रिक है उससे हमारी डी स्लाइड वाल्व जो है एक्सेंट्रिक रोड के थ्रू कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर जो क्रैंक होती है वो हमारी पिस्टन रोड के थ्रू पिस्टन से कनेक्ट होती है। तो जो अप वाला सर्कल है ये हमें पिस्टन का स्ट्रोक दिखाता है, और ये हमें दिखाता है वाल्व का ट्रेवल। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट स्केल लें, जैसे आपने वाल्व ट्रेवल का जो देखा और यहाँ पे एक लाइन लगाई सुटेबल स्केल पर, अगर एक डिफरेंट स्केल लें तो एक तरह से पिस्टन स्ट्रोक को भी दिखाता है। लेकिन हमने जो ए बी लाइन लगाई है ये ट्रेवल ऑफ द वाल्व के लिए लगाई है, उसके इक्वल लगाई है एक सुटेबल स्केल पर। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है, और ये जो ए बी डायमीटर है एक सर्कल आपको ड्रा कर देना है। इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब आपने ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, और यहां से एक आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है। अब ये जो लाइन है ये है क्या हमारे पास, आपको एंगल ऑफ एडवांस दिया होगा जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो ए बी से हम उसको माप कर, ये जो एंगल है ये अल्फा है, ए बी से हम उसको मापेंगे। अब जो क्रैंक है उसकी रोटेशन इस तरफ है, या एक्सेंट्रिक की रोटेशन भी उस तरफ है, उसके बिल्कुल अपोजिट हम जो है इस एंगल ऑफ एडवांस को मापते हैं। और ये लाइन हम लगा लेंगे। ये जो डायमीटर है G और H, यहाँ पर O आप ले सकते हैं सेंटर में। तो GH आपने क्या करना है, एक डायमीटर लगा लेना है, और ये कहां पर लगेगा, इस AB से अल्फा एंगल पर ये आपको मिलेगा, जो एंगल ऑफ एडवांस आपको दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर। अब आपको क्या करना है, जो G है और जो H है इनको सेंटर पॉइंट मानकर आपको स्टीम लैब को माप लेना है और एग्जॉस्ट लैब को माप लेना है। उतनी रेडियस की प्रकार खोलकर यहाँ पर आपको 2 सर्कल लगा देने हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 सर्कल होंगे, जो अंदर वाला सर्कल है वो एग्जॉस्ट लैब की जो आपने मापा है उसकी रेडियस का है, और जो बाहर वाला सर्कल है ये हमारा स्टीम लैब जो आपने मापा है उसकी रेडियस का सर्कल है। सेम इसी तरह से H के ऊपर भी आप इस तरह के 2 सर्कल लगा देंगे। जो छोटे वाला सर्कल होगा वो हमें पता है वो होगा हमारा एग्जॉस्ट लैब के लिए, और जो बड़े वाला सर्कल है ये हमारा स्टीम लैब के लिए होगा। अब हमें क्या करना है, टेंजेंट लेने हैं जो इन सर्कल के। जैसे S वाला सर्कल है जिसकी रेडियस जो हमने S ली है स्टीम लैब के बराबर, तो इसका टेंजेंट लेंगे O से। तो यहाँ से टेंजेंट लेंगे और इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे कि ये हमारी C1 है, क्रैंक की पोजीशन OC1 है। इसी तरह से O से हम इसका टेंजेंट लेंगे जो ये वाला सर्कल है, और यहाँ पर हम क्रैंक की पोजीशन को दिखा देंगे कि ये C2 है। तो OC1 एडमिशन के लिए और OC2 कट ऑफ के लिए, क्योंकि ये स्टीम लैब के ऊपर हमने टेंजेंट लिए हैं। इसी तरह से
अगर हम एग्जॉस्ट लैब के ऊपर जो है टेंजेंट लेते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये C3 है, और सॉरी ये C3 है क्योंकि ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अब C3 क्या दिखाएगी, यानी कि वो C3 क्रैंक की पोजीशन वो है जहां पर रिलीज स्टार्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और OC4 वो क्रैंक की पोजीशन है जहां पर कंप्रेशन होगा, तो उसके लिए है। तो जो OC1, OC2, OC3 और OC4 जो है ये हमें दिखाती हैं एडमिशन, कट ऑफ, रिलीज और कंप्रेशन, ये हमने जाना। अब यहाँ पर आप एक और इसका प्रूफ ले सकते हैं इस डायग्राम का। वैसे तो ये वाल्व डायग्राम हमने बना ली है, सारी पोजीशन देख ली है। एक प्रूफ ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्रैंक की पोजीशन आप मान लें, जैसे कि ये मान लें कि ये OC डैश पर है, यहाँ O है और यहाँ पे C डैश है, यहाँ पर है ये क्रैंक की पोजीशन। तो इसने जो एंगल बनाया इस AB के साथ वो मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल है। ये जो पॉइंट A है और B है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इनर डेड सेंटर है और ये आउटर डेड सेंटर है, क्योंकि जैसे ही हमारी क्रैंक मूव करती है तो पिस्टन हमारा जो होता है इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो आप इस पोजीशन को इनर डेड सेंटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जो है परपेंडिकुलर गिराना है इस लाइन के ऊपर, जो OC डैश है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिरा लिया। अब मान लीजिए आप इसको, ये G पॉइंट था हमारा और इसको आप दे लीजिए कि ये E पॉइंट है, तो इसको आप E पॉइंट दे लीजिए। इसी तरह से यहाँ से भी जो है इसके ऊपर अगर हम इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हम गिरा लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं कि ये F पॉइंट है। यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया आपने, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर आपने गिरा लिया इसी लाइन के ऊपर, जो कि F पॉइंट से हमने डिनोट कर दिया, ये E पॉइंट से हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है OGE, यहाँ पर लिख लेते हैं जो ट्रायंगल है OGE, और जो ट्रायंगल है हमारे पास जैसे कि यहाँ OGE बनी, इसी तरह से यहाँ पर भी तो ट्रायंगल बनी OHF, ट्रायंगल OHF, ये तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं GE इक्वल टू HF लिख सकते हैं, यानी कि ये जो GE है इसको हम HF के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराया था, यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराया था। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं OG साइन थीटा प्लस अल्फा, क्या ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये OG है और यहाँ पर ये जो एंगल है पूरा ये थीटा है और ये अल्फा है, यानी कि ये थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा एंगल कितना बनता है, थीटा प्लस अल्फा बनता है। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा को निकालेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, अगर हम यहाँ से साइन थीटा को निकालें, साइन थीटा क्या होती है, एक सिंपल सा फॉर्मूला देखें, परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूस होता है, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके सामने वाला, यानी कि GE है, तो ये आप लिख देंगे, और हिपोटेन्यूस यहाँ पर कौन सा है, हिपोटेन्यूस हो गया हमारा OG, तो ये आ गया। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें GE किसके बराबर आ जाएगा, OG साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा क्या है, यानी कि ये जो पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। तो इस तरह से हमने ये लिखा है कि जो GE है आप किसके बराबर, आप इसको लिख सकते हैं OG साइन थीटा प्लस अल्फा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगाया है और इसको समझा है। अब यहाँ पर देखिए जो O और G है ये तो एक तरह से रेडियस है, अगर हम पूरे इस सर्कल की देखें तो ये O और G, इसको आप स्मॉल r लिख सकते हैं, तो OG को आप r लिख सकते हैं स्मॉल r, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं GE जो है वो आ जाएगा r साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आप लिख सकते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो x होता है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो मिड पोजीशन है उसकी, तो वो जो है हमारा किसके बराबर होता है, वो हमने निकाला था r साइन थीटा प्लस अल्फा, ये भी हमने निकाल चुके हैं पहले लेक्चर में, ये भी निकाला था। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ से ये तो सेम है, तो जो GE है वो हमारा x के बराबर आ जाता है GE। अब GE क्या है, ये जो हमने परपेंडिकुलर गिराया था इसके ऊपर, यानी कि ये जो GE है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व के बराबर है फ्रॉम द मिड पोजीशन कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रैंक एंगल थीटा, तो ये जो है हमारा GE x के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमें पोजीशन दी हो तो ये जो है हमारा इसके बराबर आ जाता है। अब अगर हम इस फिगर से देखें, चाहे आप G पॉइंट ले लें चाहे आप H पॉइंट ले लें,
और परपेंडिकुलर गिराएं इस OC1 पर। इस OC1 पर अगर आप गिराएं एक परपेंडिकुलर, या फिर H से आप OC2 पर गिराएं एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो है आपको स्टीम लैप S के बराबर मिलेगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि बाहर वाला सर्कल जो है ये टेंजेंट के साथ है OC1 जो है। और ये जो परपेंडिकुलर आप गिराएंगे वो C1 पर गिराएं, मान लीजिए जो यहाँ से आपने गिराया, इसी तरह से OC2 पर गिराएं H से, तो ये आपको स्टीम लैप के बराबर मिलेगा, क्योंकि स्टीम लैप ही यहाँ पर रेडियस है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो OC1 है और जो OC2 है, तो ये हमारी क्रैंक पोजीशन दो प्रोसेसेस के लिए है, कि एक तो एडमिशन के लिए OC1 और OC2 जो है हमारी कट ऑफ के लिए है। इसी तरह से सेम जो है आप रिलीज और कंप्रेशन के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर को गिराते हैं OC3 इसके ऊपर H से और OC4 पर G से गिराते हैं, अगर आपको अमाउंट ऑफ स्टीम ओपनिंग निकालनी है जो पोर्ट की है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, इस OC डैश के लिए जो एक क्रैंक पोजीशन हमें दी है थीटा जो हमें दिया गया है इस AO से या AB से कह लीजिए, तो वो हम क्या करेंगे, जो ये हमने परपेंडिकुलर गिराया है GE, तो यहां से अगर हमें कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए यहां पर पॉइंट आप D ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक ये तो स्टीम लैप के बराबर है, जैसा कि हमने बात की S के बराबर है, लेकिन जो DE है ये एक्सीड कर जाता है, जो DE है इससे एक्सीड कर रहा है, स्टीम लैप से ज्यादा है। तो ये क्या चीज है, जो DE है, यही तो है कि जो अमाउंट ऑफ पोर्ट ओपनिंग है टू स्टीम के लिए, तो DE क्योंकि इस स्टीम लैप से एक्सीड कर गया, तो ये हमारी हो जाएगी कि कितनी अमाउंट में पोर्ट ओपनिंग होगी स्टीम के लिए जब एडमिशन होगा स्टीम का। इसी तरह से मान लीजिए कोई और पोजीशन आप लेते हैं, जैसे इनर डेड सेंटर वाली पोजीशन ले लें OA, और यहां से G से आप एक परपेंडिकुलर गिराएं इस तरह से इस OA के ऊपर, तो यहां तक तो जो है स्टीम लैप के बराबर है ये, लेकिन ये जो एक्सीड किया है, मान लीजिए आप इसको पॉइंट M दे दें, इसको पॉइंट L दे दें, तो ये जो ML है, ये जो एक्सीड किया है इस स्टीम लैप से आगे का जो डिस्टेंस है, यही तो हमारी पोर्ट ओपनिंग है कि कितनी अमाउंट में पोर्ट ओपनिंग होगी। तो ये OA के लिए भी जो है आप इस अमाउंट को निकाल सकते हैं, कोई भी पोजीशन है, यानी कि आपको यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना है और स्टीम लैप से जो ज्यादा है वही आपको अमाउंट ऑफ पोर्ट ओपनिंग मिलेगी एडमिशन के लिए। जो OC1 की बात कर लें, OC डैश की बात कर रहे हैं, या फिर OA की बात कर लें, जो भी क्रैंक की पोजीशन होगी उसके लिए। और अगर मैक्सिमम ओपनिंग की बात कर लें पोर्ट की, तो वो कितनी होगी, यहां से अगर हम ये जो हमने ये जो रेडियस ली थी इस तरह से O से G तक की, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट आप ले लें, तो OP जो होगी मैक्सिमम ओपनिंग होगी जो पोर्ट की होगी स्टीम के लिए। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओपनिंग कहाँ पर होगी, और इसकी वैल्यू को अगर आपको निकालना है कैसे निकालेंगे, OG हमारे पास R है और यहाँ से यहाँ तक ये S है स्टीम लैप, तो ये जो है मैक्सिमम ओपनिंग यानी कि OP अगर आप निकालें तो वो किसके बराबर होगी, R माइनस S के बराबर होगी, जो मैक्सिमम ओपनिंग होगी पोर्ट की। और इसी तरह से जो मैक्सिमम ओपनिंग है एग्जॉस्ट के लिए भी आप निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर आपको एग्जॉस्ट के लिए निकालनी है R माइनस E हो जाएगी। तो किसी भी तरह से जो है आप जो मैक्सिमम ओपनिंग है एग्जॉस्ट के लिए एडमिशन के लिए वो भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये वाल्व डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।